आज का पहला प्रश्न। गुरुजी, नाड़ी देखने की विधि पर आपका अनुभव बताइए। आकाश। प्रिय आकाश, नाड़ी देखने की विधियां लगभग सभी आयुर्वेदाचार्यों की एक जैसी होती है। थोड़ी सी भिन्नता हो सकती है, और यदि शास्त्रों की चर्चा करें तो नाड़ी दर्पण जैसे शास्त्र में उचित मार्गदर्शन बताया गया है। लेकिन फिर भी कुछ परंपरागत वैद्य जो पीढ़ी दर पीढ़ी नाड़ी देखने का कार्य करते हैं, उनका अपना अनुभव है। उस पर मैं चर्चा करूं तो मुझे आनंद होगा। सबसे पहले मैं बात करूं नाड़ी देखने की विधि। तो नाड़ी देखने का यथार्थ ज्ञान होना अति असंभव है। नाड़ी देखते समय वैद्य रोगी की कलाई में स्थित नाड़ियों पर उंगलियां रख करके अनुमान लगाते हैं। रोगी से प्रश्न पूछते हैं, रोगी के मुखमंडल का निरीक्षण करते हैं, रोगी के स्वर का निरीक्षण करते हैं, रोगी के शब्दों का निरीक्षण करते हैं, रोगी के पलक झपकने की गति का दर्शन करते हैं, और साथ ही साथ रोगी से चर्चा भी करते रहते हैं। इस प्रकार हमने अपने दादाजी से सीखा है। सबसे पहले वैद्य या रोगी कहीं से चलकर आए हो तो उसके लिए उचित होता है कि वैद्य और रोगी दोनों कुछ देर विश्राम करें और उसके बाद नाड़ी देखने का कार्य प्रारंभ करें। दूसरी बात, नाड़ी देखते समय रोगी को बैठाकर, रोगी को लिटाकर उसकी नाड़ी देखी जा सकती है। तीसरी बात, वैद्य को रोगों की जानकारी प्राप्त करने के लिए दाहिने हाथ और बाएं हाथ दोनों की नाड़ी देखना चाहिए। ऐसा देखा गया कि एक ओर की नाड़ी दूसरी नाड़ी से बड़ी होती है, और यह भी स्मरण रखना चाहिए कि दाहिने हाथ की वाम हाथ से और वाम हाथ की दाहिने हाथ से नाड़ी देखें तो इसमें सरलता होती है। अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि स्त्री की नाड़ी दाहिने हाथ की अपेक्षा वाम हाथ की उत्तम प्रतीत होती है, इसलिए स्त्री के वाम हाथ की नाड़ी देखना चाहिए। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि नाड़ी देखते समय नाड़ी के स्पंदन की संख्या, गति शीघ्र है, मंद गति है, उसके बाद नाड़ी को दबाव दे करके ढीला छोड़ दें, कितनी दबती है, कितनी उठती है, दाब का प्रभाव क्या है, नाड़ी की स्थिति क्या है, नाड़ी तिरछी भागती है, नाड़ी ऊपर नीचे होती है। इस प्रकार नाड़ी की स्थिति परिस्थिति बार बार अनुभव करना चाहिए, और साथ ही साथ कलाई के तापमान का भी अनुभव करते रहना चाहिए।
इसके पश्चात सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि जिन पुरुषों में धैर्य नहीं होता या जो अत्यंत डरपोक किस्म के होते हैं, जो अत्यंत छल कपटी धोखेबाज चंचल चित्त वाले होते हैं, ऐसे लोगों की नाड़ी देखते समय वैद्य को अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता होती है। तो ये जो चर्चा मैंने आपसे की, यह मैंने अपने दादाजी से नाड़ी देखने की विद्या सीखी है। और आगे कुछ बातें नाड़ी परीक्षण के समय ध्यान रखनी चाहिए। जो नाड़ी उंगलियों के मांस में जोर से धक्का देकर ऊंची उठे तो हृदय की प्रबलता को जानना चाहिए, और यदि नाड़ी उंगलियों को स्पर्श करके दब जाए तो हृदय की दुर्बलता को जानना चाहिए। जो नाड़ी न बहुत जोर से न अत्यंत धीरे से लगे, उसे हृदय की समता को अनुभव करना चाहिए। नाड़ी शीघ्र आवागमन करे तो शरीर में गर्मी का संदेश प्राप्त करें, और नाड़ी धीरे धीरे आवागमन करें तो शरीर में सर्दी या ठंडी का संकेत प्राप्त कर सकते हैं। नाड़ी यदि मध्यम चाल से चले तो सर्दी गर्मी में समानता प्रकट करती है, और नाड़ी दबाने से सहज जब जाए और फिर अचानक उठ जाए तो उस समय सम स्थिति होती है। इस प्रकार जब नाड़ी न भरी हो न खाली हो, उस समान कहलाते हैं तो मवाद ठीक होता है। इस प्रकार नाड़ी को देखने की विद्या परंपरागत नाड़ी वैद्यों के अनुभव के आधार पर कही गई है। शास्त्र कहता है, हृदयस्य बृहदाग्र संकोच प्राप्यते यदि प्रसार ये तद्दा नाड़ी वायुनाम रक्त वाहिनी। जिस समय हृदय का बृहदांग संकुचित होता है और खुलता है, उस समय रक्त वाहिनी नाड़ियों की गति पवन के वेग से प्रस्पंदन होती है। आगे कहते हैं, नाड़ी गति रति क्षीणा भवेन मल विभेदता जीर्ण ज्वारा दल्प रक्ता दुर्लभ तत्वाच तादृशी। मल के निकलने से नाड़ी की गति अत्यंत क्षीण हो जाती है। उसी प्रकार जीर्ण ज्वर से, अल्प रुधिर से और दुर्बलता से भी नाड़ी की गति अत्यंत क्षीण हो जाती है। आगे आचार्य कहते हैं, तब पर्यंत सृजम देहे व्याघाधौतिर्गति भते तेजः पुंजा चंचला च दुर्बला क्षीण धीर गए। इस संपूर्ण रक्तवाहिनी नाड़ी आघात करके और अपनी गति के भेद से देह में रुधिर को तर्पण करे, अर्थात सर्वत्र फैलती है, और उसकी भेद की गति को कहते हैं तेजः पुंजा चंचला दुर्बला क्षीणदा और धीर कामिनी। ये 5 प्रकार की गतियाँ जो है नाड़ी में उपलब्ध होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आचार्य कहते हैं कि नाड़ी दृष्टा तू यो वैद्य हस्त प्रक्षालनम चरेत रोग हानिर्भवे शीघ्रम गंगा स्नान फलम भवे। जो वैद्य रोगी की नाड़ी को देखकर हाथ को जल से धोता है, तो जिस रोगी की नाड़ी को देखा है उसका रोग शीघ्र नष्ट हो जाता है, और वैद्य को भी गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। आगे कहते हैं, यो रोगिणः करम स्पृष्टा स्वकरम छालिद रोगास्तस्य विनश्यन्ति पंख प्रक्षाल नाद्यता। जो वैद्य रोगी की नाड़ी देखकर अपने हाथ को धोता है,
इस कर्म से जैसे धोने से कीचड़ साफ हो जाता है, उसी प्रकार रोगी का रोग भी दूर हो जाता है। इस बात को भी सदैव नाड़ी वैद्य ने स्मरण रखना चाहिए और पालन भी करना चाहिए। नाड़ी देखते समय वैद्य को अपने कर्म पर, न्याय पर, निष्ठा पर स्थिर रहना चाहिए और रोगी को श्रद्धापूर्वक, विश्वासपूर्वक, आस्थापूर्वक वैद्य के द्वारा बताए गए मार्ग का पालन करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो रोगी स्वस्थ होने की आकांक्षा रखते हैं, इच्छा रखते हैं, वे पथ्य और अपथ्य का पालन अवश्य करते हैं। वे प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं। वे कर्म के नियम का पालन करते हैं। वे पीढ़ी दर पीढ़ी किसी का अहित न करके श्राप से बचते हैं, मन मुटाव से बचते हैं, मर्यादाओं से परिपूर्ण जीवन यापन करते हैं। परिवार में स्वयं से बड़े, स्वयं से छोटे लोगों के बीच आदर्श, मर्यादाएं, रहन सहन और वैचारिक स्पष्टता के साथ जीवन यापन करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपका प्रश्न था कि आपका अनुभव, जो मैंने अनुभव किया, आपके समक्ष रखा। ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे, आप नाड़ी की विद्या का लाभ प्राप्त करें, स्वस्थ रहें, यही मनोकामना।